हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला लेक्चर फास्ट ट्रैक बैच का। नोट्स आपके सामने दिख जाएंगे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। तो फास्ट ट्रैक कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ही प्यारा होने वाला है। और अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी कर रहा हो तब भी ये फास्ट ट्रैक कंप्लीट कर सकता है, फास्ट ट्रैक से अपना पेपर भी निकाल सकता है। इस लेवल पे हम डिस्कस करेंगे चीज़ें। हाँ जी, तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। इसी तरीके से हम फास्ट ट्रैक बैच में करने के वाले हैं। देखो फास्ट ट्रैक बैच में होगा क्या। फास्ट ट्रैक बैच में एक तो हम अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, और अगर कोई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है तो उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें समझ में आए। दोबारा सुन लो। अगर थ्योरेटिकल पार्ट है उसको पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, नोट से एक्सप्लेन करेंगे जिससे वो जल्दी हो जाए। जो चीज़ 8 लेक्चर में खत्म हो रही है वो 2 लेक्चर में खत्म हो। एंड साथ में अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मान लो किसी प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो उस प्रैक्टिकल चैप्टर के अंदर अगर मान लो 10 कॉन्सेप्ट है तो हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन करा के खत्म करेंगे। तो ये है लॉजिक फास्ट ट्रैक का। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा, हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर में। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पार्ट 1। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, अपने पेड लेक्चर में भी बताया हुआ है कि जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 में बांटा गया है चैप्टर। पार्ट 1 वो वाली थ्योरी होती है जो थ्योरी हमारे प्रैक्टिकल पार्ट के लिए जरूरी होता है, आने वाले चैप्टर्स के लिए जरूरी है। और पार्ट 2 की थ्योरी वो थ्योरी है जो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट के लिए जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, बस खत्म। जैसे कि एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, इस तरीके से। आइए सर, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ कॉस्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। बहुत बड़ा चैप्टर है, तो जल्दी से देखते हैं एक बार मीनिंग ऑफ कॉस्ट क्या है। सर ये नोट्स जो है क्लास के नोट्स है और ये आपको मिल जाएंगे। मैं गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा आपको, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से रहेगा। मीनिंग ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज। कॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि वो पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं और बदले में हम कुछ ले रहे हैं। लेट सपोज कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए मैं कोई फर्नीचर खरीद रहा हूँ, मैंने क्लास का एग्जांपल लिया हुआ था। जैसे कि राहुल लिमिटेड है जिसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है सोफे बनाने का। इसने क्या करा, सिद्धि लिमिटेड को बोला कि मेरे को सिद्धि लिमिटेड का बिजनेस है वुड बनाने का, लकड़ियां बनाने का इसका बिजनेस है। लकड़ियां बनाने का नहीं, लकड़ियां बेचने का बिजनेस है। और इसका सोफे बनाने का है, तो सोफे बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए। तो राहुल ने सिद्धि को कहा कि भैया मुझे ना आप लकड़ियां दे दो, 10,000 यूनिट ऑफ लकड़ियां दे दो और बदले में मामू को पेमेंट कर दूंगा 50,000 रुपए की। तो कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब होता है वो अमाउंट जो आपने खर्च किया है बदले में कोई चीज लेने के लिए। आपने लकड़ियां ली 10,000 यूनिट और बदले में कोई चीज खर्च करी है, वो हमारे लिए क्या है दोस्तों? कॉस्ट है। तो मैं कहूंगा कि जो राहुल लिमिटेड है उसको 10,000 यूनिट लकड़ियों की जो कॉस्ट पड़ी है वो है आपके पास 50,000 रुपए। मैं दुकान पे जाता हूँ, दुकान से 10 रुपए वाला पेन खरीद के लाता हूँ, तो मेरे लिए उस पेन की कॉस्ट जो हो गई 10 रुपए है। तो कॉस्ट एक अमाउंट है जो हम खर्च करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज। रिसोर्सेज जो हम गिवन अप दे रहे हैं, जो हम पैसा जो हम दे रहे हैं बदले में कोई चीज ले रहे हैं और बदले में जो चीज दे रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। मैं दुकान के पास गया, दुकानदार के पास गया, दुकान वाले से बोला भैया मुझे पेन दे दो, तो उसने 50 रुपए का पेन दे दिया। तो पेन लिया मैंने और बदले में मैंने क्या दिया? पैसे। तो पैसे क्या है? इन टर्म्स ऑफ मनी है। तो कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज। जो कि आप जो सर्विसेज जो रिसोर्सेज आप दे रहे हो, जो गिवन अप दे रहे हो मतलब दे रहे हो, वो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। कॉस्ट को दोस्तों 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है एक्चुअल कॉस्ट और एक होता है नोशनल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम खर्च कर देते हैं, जो हमारी जेब से चले जाता है और दूसरे की जेब में आता है। मैं आप दुकान पे गया जैसे कि, और दुकान पे जाकर जब मैंने पेन खरीदा था तो मेरे पास तो पेन आया, जो पैसे मैंने दिए तो वो किसकी जेब में गया? अगले वाले की जेब में गया। तो कॉस्ट क्या है? एक ऐसा अमाउंट है, एक्सपेंडिचर है जो एक्चुअल भी हो सकता है और नोशनल भी हो सकता है। अब ये नोशनल क्या है? इसके लिए एक लाइन लिखी हुई है,
जब भी गुड्स और सर्विस बाय करते हैं तो बदले में जो पे किया जाता है वो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस की कॉस्ट मानी जाती है, कॉस्ट मानी जाती है। तो मतलब मैं कोई गुड्स सर्विस खरीद रहा हूँ, मैं कोई गुड्स खरीद रहा हूँ, मैं कोई सर्विसेज ले रहा हूँ और बदले में जो मैं चीज पे कर रहा हूँ वो मेरे लिए उस गुड्स एंड सर्विस की कॉस्ट मानी जाएगी। तो कॉस्ट एक क्या है, अमाउंट है, एक्सपेंडिचर है जो हमने खर्च करा या गुड्स खरीदने में या सर्विसेज सर्विसेज में खर्च करा, गुड्स खरीदने में या सर्विसेज में खर्च करा। एक्सपेंडिचर जो आप खर्च कर रहे हो वो एक्चुअल भी हो सकता है और नॉशनल भी हो सकता है। अब ये नॉशनल और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, आइए देखिए। एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है, मान लीजिए मिस्टर ए ने एक फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर की दुकान से एक सोफा खरीदा है। तो मिस्टर ए के पास सोफा आया और बदले में मिस्टर ए ने क्या करा, 20,000 रुपए की पेमेंट करी। तो सोफा आया और बदले में 20,000 की पेमेंट हो गई। तो मतलब मेरी जेब से पैसा जाकर दूसरे की जेब में गया, मिस्टर ए की जेब से पैसा जाकर फर्नीचर वाले की दुकान पे गया, तो इसको कॉस्ट माना जाएगा और ये एक्चुअल कॉस्ट है जो आपकी जेब से जाकर दूसरे की जेब में आता है। जबकि इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि नॉशनल कॉस्ट क्या है। सर नॉशनल कॉस्ट का मतलब है, मैंने एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर, याद करो कि मान लेते हैं मिस्टर ए जो है उसकी एक बिल्डिंग है एक ऐसी जगह पर जहां मार्केट है। तो मार्केट में एक बिल्डिंग है मिस्टर ए की जिसमें मिस्टर ए के 4 फ्लोर बने हुए हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर, एक सेकंड और एक थर्ड फ्लोर। सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में तो खुद रहता है और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर उसने कमर्शियल की तरह यूज कर रखा है। मतलब ये दुकान जो है उसने अपने बिजनेस चला रखा है इसमें, मतलब ग्राउंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर पे उसका बिजनेस है। तो अब मिस्टर ए जो है वो अपने बिजनेस का रेंट किसको देगा, अपने आप को देगा। अपने बिजनेस का रेंट किसको देगा दोस्तों, अपने आप को ही देने वाला है वो। इसका मतलब कि मिस्टर ए जब रेंट पे करेगा तो अपने बिजनेस का जब वो रेंट पे करेगा तो वो अपने को ही देगा, क्योंकि मिस्टर ए के पास कोई खर्चा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ खर्चा, क्योंकि जिस जेब से उसने पैसा निकाला उसमें अपने पास ही रखा, क्योंकि मालिक भी उस दुकान का वही है, मतलब उस प्रॉपर्टी का मालिक भी मिस्टर ए है और मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी में अपनी दुकान खोली हुई है। तो मिस्टर ए अपनी जेब से जो खर्चा उसने किया है वो उसी की जेब से आएगा। एग्जाम्पल, जैसे कि मिस्टर ए जो रेंट पे कर रहा है अपने बिजनेस का, वो वही उस बिजनेस के ओनर भी है और वही उस प्रॉपर्टी के ओनर भी है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेंट गया, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कौन सा फॉलो हो रहा है, तो बिजनेस के लिए वो खर्चा होगा पर ओनर के लिए वो इनकम बन जाएगी। तो क्या मैं इसमें कॉस्ट को रिकॉर्ड ना करूं, सर कॉस्ट को रिकॉर्ड तो करना चाहिए। क्यों, तो यही कहता है कि भाई देखो कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जहां पर आपकी जेब से खर्चा तो होता है पर वो आपकी जेब में ही वापसी आ जाता है। जैसे इस एग्जांपल में मिस्टर ए का जो बिजनेस है, मान लीजिए गारमेंट का इसने बिजनेस खोला, तो वो गारमेंट के बिजनेस के लिए तो रेंट पे करना खर्च चाहिए। ऐसे समझो कि मिस्टर ए अगर ये इस वाले 2 फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे अपनी बिजनेस ना खोल के किसी को रेंट पे देता तब भी तो उसको रेंट मिलता। उसने अपना बिजनेस खोला तो वो क्या अपने आप को रेंट नहीं देगा, देगा। वो बस इस तरीके से देगा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसको रिकॉर्ड करेगा पर एक्चुअली में क्या ही देगा। भाई मेरी जगह पर मैं अपना बिजनेस खोलूं, मान लीजिए मेरे घर पे ये स्टूडियो है, ये स्टूडियो मेरे घर पे है। अब मैं अपने आप को थोड़ी रेंट पे करूंगा पर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको एज अ रेंट रिकॉर्ड करूंगा। तो वो कॉस्ट जो आपकी जेब से खर्च नहीं होती, या आप ऐसा कह लो कि वो कॉस्ट जो आपकी जेब से तो निकली पर वापसी आपके पास ही आ गई, तो इसको हम ऐसे तो आपकी जेब से खर्च ही नहीं हुई तो कॉस्ट नहीं मानी जाएगी। पर कॉस्टिंग का क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है कि इसको भी आप कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे। समझ में आया जी। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको कॉस्ट मानना पड़ेगा और आपको ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भैया बिजनेस का ये रेंट पे करा है, भले ही उसके ओनर को पे कराओ पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्चा माना जाएगा, एज एन कॉस्ट रिकॉर्ड करना होगा। दैट्स कॉल्ड नॉशनल कॉस्ट। मेरी जेब से पैसा गया दूसरे की जेब में आया तो वो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट है। मेरी जेब से पैसा गया वापसी मेरी जेब में ही आ गया। जैसे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में ही अपना बिजनेस खोल लूं तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का रेंट मैं अपने आप को थोड़ी दूंगा, तो एक्चुअली मैं तो कोई रेंट पे नहीं करेगा पर बिजनेस में उसको शो करके दिखाना पड़ेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है, बताओ समझ में आया, बोलो। तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट वो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो आप देते हैं और किसी गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज करने के बदले में। कॉस्ट एक्चुअल भी हो सकती है और नॉशनल भी हो सकती है। एक्चुअल कॉस्ट कौन सी हुई, वो कॉस्ट जो हम खर्च कर रहे हैं और बदले में कुछ मिल रहा है। तो मेरी जेब से पैसा गया दूसरे पे आया। वो कॉस्ट जो हम खर्च कर रहे हैं पर वो मेरे पास ही आ रहा है, मेरा ही बिजनेस का पैसा मुझे ही मिल रहा है, ठीक है, तो वो हमारे लिए नॉशनल हो जाएगी, उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा भले ही पैसा आपके पास आ रहा है। तो इक्वल कॉस्ट, तो ये हमारे लिए कॉस्ट होगी। अब कॉस्टिंग किसे कहते हैं, देखिए कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है, मेथड है
या प्रोसेस है गुड्स और सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, कभी भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, तो उस प्रोडक्ट को, गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि उस गुड्स और सर्विस की क्या कॉस्ट है। तो ऐसी टेक्निक, प्रोसेस या फिर कोई मेथड जो हम किसी गुड्स और सर्विस की कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए लगाते हैं, उसको हम कॉस्टिंग कहते हैं। तो देखना क्या लिखा है, गुड्स एंड सर्विस की कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए जो टेक्निक, मेथड या प्रोसेस को लगाया जाता है उसको कॉस्टिंग कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस्टिंग क्या है, तो आप कहना किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए जो मैंने टेक्निक लगाई, जो मैंने मेथड लगाए, जो मैंने प्रोसेस लगाया, वो मेरे लिए कॉस्टिंग माना जाएगा। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक। कॉस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है जो आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी गुड्स और सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट या निकालने के लिए, असर्टेन करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, टेक्निक कंसिस्ट प्रिंसिपल और रूल। कोई भी टेक्निक जब आप अप्लाई करते हो कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए, वो एक तरीके के प्रिंसिपल्स और रूल्स पे बनते हैं। कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टेक्निक लगा दो और कुछ भी आ जाए। जैसे कि हमने आगे भी पढ़ा, आपने पढ़ा होगा कि जो जॉब कॉस्टिंग होता है वो तभी अप्लाई कर सकते हैं आप जब आपको ऑर्डर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। जैसे कि फोटोस्टेट वाला भैया, फोटोस्टेट वाले भैया क्या करते हैं, आप अकेले अपने आप में लगे नहीं रहते फोटोकॉपी करने के लिए, जब उसके पास कस्टमर आएगा तभी वो फोटोकॉपी स्टार्ट करेंगे। तो हर जगह कॉस्टिंग नहीं लगा सकते, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग कॉस्टिंग लगाई गई। जैसे कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगाएंगे। जैसे कि कोई प्रोडक्ट के लिए जब आप प्रोसेस वाइज काम करते हो कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक से ज्यादा प्रोसेस में आपको काम करना है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग लगाई जाएगी। जब आप कोई सिंगल यूनिट एक से ज्यादा बार बनाते हैं तो बैच कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से प्रिंसिपल और रूल्स होते हैं जो टेक्निक के अंदर जो लगाकर कॉस्ट को असर्टेन किया जाता है। तो इन शॉर्ट कॉस्टिंग किसे कहते हैं? कॉस्टिंग सर क्या है? कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक या प्रोसेस है कॉस्ट को, गुड्स या सर्विस की कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए। बताइए सर, क्लियर हो या नहीं हुआ? ये वाला पॉइंट क्लियर है? इधर मैंने एग्जांपल दिया था कि बिजनेस एक मैन्युफैक्चर कर रहा है पेन को। पेन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, पेन को बनाने के लिए लेबर लगती है और पेन को बनाने के लिए कुछ खर्चे लगते हैं। तो कॉस्ट आ गई, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी? सेल आ जाएगी। सर कॉस्ट निकालने का काम किसका होता है? हमारा होता है। प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट डिसाइड करता है। प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट। कि भाई मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि भाई कितना प्रॉफिट ऐड करना है या लेस करना है, या कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 10 रुपये होना चाहिए, 20 रुपये होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। जबकि कॉस्ट कैलकुलेट करने का काम किसका होता है? एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक, इधर देखो, जो टेक्निक, जो मेथड और जो प्रोसेस, टेक्निक मेथड प्रोसेस लगाया जाता है उसी को कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है जी, लो जी यहाँ पर समझ में आ गया। अगला पॉइंट आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कुछ चीजें होती है जैसे कि रिकॉर्ड करना। जब भी आप अपने कॉस्ट को रिकॉर्डिंग करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में करते क्या है? रिकॉर्ड करना होता है, क्लासिफाई करना होता है, समराइज करना होता है। तो रिकॉर्डिंग किस में करेंगे? कॉस्टिंग जनरल एंट्रीज में। क्लासिफाई किस में करेंगे? लेजर अकाउंट में। समराइजिंग किस में करेंगे? कॉस्टिंग ट्रायल बैलेंस या कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इन सबके जोड़कर कि जब भी आप अपने कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हो, एंट्रीज पास करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, लेजर अकाउंट बनाते हो या समराइजिंग करते हो, जैसे कि ट्रायल बैलेंस बना लिया या फिर कॉस्टिंग पीएनएल बना लिया, तो ऐसे केस के अंदर इसको क्या कहा जाता है? कॉस्टिंग। पर इधर एक नई चीज है, क्या है? अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है रिसोर्सेज को सही तरीके से बांटना। और ये हम कहाँ सीखते हैं? ये हम सीखते हैं सर ओवरहेड चैप्टर में। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ओवरहेड चैप्टर में हम एक्चुअली में करते क्या है। ओवरहेड चैप्टर के अंदर हम यही करते हैं कि हम इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, उसको एक बेस लेकर सही तरीके से प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर बांटते हैं। तो ओवरहेड चैप्टर के अंदर पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा तो आगे जाकर आप पढ़ते हैं। ठीक है सर। तो यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग मतलब होता है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग। पर
जब आप रिसोर्सेज को सही तरीके से जब आप बांटते हैं, उसको एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता है। ये हम पार्ट करेंगे कहां पर, ओवरहेड चैप्टर के अंदर। इसके बाद आता है जब आप रिकॉर्डिंग कर लेते हो, क्लासिफाई कर लेते हो, समराइज कर लेते हो, मतलब जनरल एंट्री कर ली, लेजर अकाउंट बना लिया, कॉस्टिंग पीएनएल ट्रायल बैलेंस बना लिया, फिर एप्रोप्रिएट एलोकेशन भी कर दी कि कौन सा खर्चा किस में जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई खर्चा कर रहा हूं, 3 डिपार्टमेंट है मेरी कंपनी के अंदर, तो मैंने खर्चा किया और वो खर्चा रिलेट करता है सिर्फ डिपार्टमेंट 1 और 2 को, तीसरे को नहीं करता। तो सिर्फ ये खर्चा डिपार्टमेंट 1 और 2 में ही तो बांटा जाएगा, 3 में नहीं बांटा जाएगा। तो ऐसे खर्चे जो जिस डिपार्टमेंट से रिलेट करे सिर्फ उसी को, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएट एलोकेशन। सही तरीके से बांटा है मैंने। ये नहीं कि मेरा खर्चा था मैंने तीनों डिपार्टमेंट डाल दिया, जबकि तीसरे डिपार्टमेंट का कोई रोल ही नहीं है। जब आप ये भी कर लेते हो, ये भी सारी चीजें कर लेते हो, तो बन जाता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्या बन जाता है दोस्तों, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स का मतलब होता है वही आपने कॉस्टिंग के क्या रिकॉर्ड्स रखे, जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल अकाउंट, ये सारी चीजें। पर सारी जगह पर जनरल एंट्री नहीं कहते, यहाँ कहते हैं कॉस्टिंग जनरल एंट्रीज, यहाँ कहते हैं कॉस्टिंग पीएनएल, कॉस्टिंग ट्रायल बैलेंस, कॉस्टिंग लेजर्स, ये ऐसे कहते हैं। और ये हम एक चैप्टर आता है उसमें पढ़ेंगे, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल ऑफ अकाउंटिंग में चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने पढ़ा भाई कॉस्ट किसे कहते हैं। कॉस्ट एक ऐसा खर्चा है जो हम खर्च करते हैं गुड्स और सर्विस की कॉस्ट के ऊपर, मतलब कोई भी सामान मैं खरीदता हूँ तो बदले में जो पे कर रहा हूँ वो उस सामान की कॉस्ट है। ठीक है जी। फिर हमने कहा जी कॉस्टिंग जो कॉस्ट जो है वो 2 टाइप का हो सकता है, एक्चुअल भी हो सकता है और नोशनल भी हो सकता है। भाई एक्चुअल कॉस्ट कौन सी, जो मैंने खर्च किया और वो पैसा दूसरे की जेब में गया, मुझे बदले में कुछ सर्विसेज या गुड्स मिल गए, ये हो गई एक्चुअल कॉस्ट। पर कई बार ऐसा होता है कि मैं जो पैसा खर्च कर रहा हूँ वो सर्विस देने वाला भी मैं ही हूँ और सर्विस लेने वाला भी मैं ही हूँ। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी के ऊपर बात करी कि मेरी प्रॉपर्टी में मैंने अपना ही बिजनेस खोला हुआ है, तो मेरी प्रॉपर्टी है, सर्विस दे रहा हूं मैं अपनी प्रॉपर्टी का, किसको, अपने बिजनेस को, और बिजनेस मेरा है तो सर्विस लेने वाला भी मैं ही। तो इस केस के अंदर ये नोशनल कॉस्ट के तौर पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, भले ही आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा पर आप उसको एज अ कॉस्ट मानेंगे। फिर हमने पढ़ा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है, किसी भी गुड्स को या सर्विस की कॉस्ट निकालने के लिए जो टेक्निक, मेथड या प्रोसेस लगाया जाते हैं वो कॉस्टिंग कहलाता है। आगे हमें बहुत सारे टेक्निक या मेथड्स पढ़ने हैं। तीसरा हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, इसमें हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं, कॉस्टिंग ट्रायल बैलेंस पीएनएल बनाते हैं। और ये सब कहाँ पर बनाते हैं, एक चैप्टर आता है इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल ऑफ अकाउंटिंग, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, वहां पर हमें बनाते हैं, तो इसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। एंड द लास्ट वन जिसको क्या कहा जाता है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब हो गया जहां पर मैं कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालना और उसको फिर रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करना, एप्रोप्रिएट एलोकेशन करना, इसको हमने कॉस्ट अकाउंटेंसी का। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ सम ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आप कॉस्टिंग भी करो, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकालो, साथ में उसको रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज भी करो, तब जाकर हम कहेंगे आपने कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटेंसी करी। कॉस्ट अकाउंटेंसी भी 3 पार्ट में बांटी गई, वो साइंस भी है, वो आर्ट भी है और वो प्रैक्टिस भी है। कॉस्ट अकाउंटेंसी साइंस क्यों है, क्योंकि सर जब भी हम कोई चीज थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जहां पर होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज जहां लेते हैं, वहां पर हम उस चीज को साइंस कहते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा, आगे जाकर जब हम किसी कंपनी में इसमें काम करेंगे तो वहां पर एक्चुअली में प्रैक्टिकली हम इसको अपनी स्किल्स को अप्लाई करेंगे। तो जहां पर आप अभी थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो वहां पर आप उसको साइंस कहेंगे, और जब आप इसको प्रैक्टिकली एबिलिटी या स्किल्स आप जब अप्लाई कर देते हो किसी भी जगह पर, जैसे कोई कारपेंटर है, जैसे कोई कारपेंटर है, उस अब वो अभी काम सीख रहा है, तो तब तक वो नॉलेज ले रहा है, तब तक वो साइंस है। अब जब उसने बनाना स्टार्ट कर दिया, एक्चुअली में काम करना स्टार्ट कर दिया, तब वो आर्ट बन जाता है। और जब आप लगातार उस चीज को कंटिन्यूअस एफर्ट डालते हैं तो आप उस पे क्या कर लेते हो, एक महारत हासिल कर लेते हो कि हाँ अब तो मुझे आ गया है। जैसे कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, तो हमें सारी चीजें आ जाती है। तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस एफर्ट, जहां पर होता है उसी को प्रैक्टिस कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है लास्ट में, प्रैक्टिस लिखा हुआ, जहां पर हम कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालते हैं ना। जैसे आप एक क्वेश्चन बार बार रिपीट करोगे तो उसको प्रैक्टिस कहेंगे ना। इसी तरीके से जब भी हम कोई थियोरेटिकल नॉलेज लेकर हम उसको जब अप्लाई करते हैं तो हम उसी चीज को बार बार कर रहे होते हैं, रोज आ रहे हैं वही चीज कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि आप
प्रोफेशनल बन गए और प्रोफेशनल बनने के बाद आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कंपनी के हो, तो अब रोज आओगे, आप अकाउंट्स मेंटेन करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। तो वो क्या है दोस्तों, वो प्रैक्टिस है, कंटिन्यूअस एफर्ट जहां दिक्कत है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने देखा कि अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने देखा कॉस्ट किसे कहते हैं, ये हमने सीख लिया, ठीक है। कॉस्टिंग किसे कहते हैं, ये सीख लिया। कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, ये सीख लिया। बताइए सर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये हमने 4 टॉपिक तो कर लिया, अब जो है वो हमारा बड़ा टॉपिक चलेगा जिसका काम नाम है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो बताइए सर, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो हमारे लिए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो हमारे लिए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि मुझे पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए क्या चाहिए? पेन बनाने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। पेन बनाने के लिए सिर्फ रॉ मटेरियल आ जाएगा, उससे नहीं चलेगा। फिर हमें चाहिए सर लेबर, जो उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाएगा। सिर्फ रॉ मटेरियल आने से, सिर्फ लेबर होने से कुछ नहीं होता, अदर खर्चे भी करने होते हैं। मशीन लानी होगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए, वाटर चाहिए, बहुत ऐसे अन्य खर्च जो होते हैं, जैसे कि हमें फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, फैक्ट्री गोडाउन लेना पड़ेगा। तो सिर्फ रॉ मटेरियल लाने से, सिर्फ लेबर लाने से हमारा प्रोडक्ट नहीं बन जाता, फिर हमें फर्दर खर्चे भी करने पड़ते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 टाइप की चीजें खर्च करनी पड़ती है। एक डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी रॉ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। आइए अगला टॉपिक आ जाता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का। मैंने देखो लिखा भी है, मैंने लिखवाया भी है। सॉरी। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट इंकर्ड की जाती है उसको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। तो बताओ सर, कौन सी कॉस्ट इंकर्ड की जाएगी? सर मटेरियल कॉस्ट इंकर्ड की जाएगी, लेबर कॉस्ट करी जाएगी और एक्सपेंस इंकर्ड किए जाते हैं। अब मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस को फर्दर भागों में बांटा। मटेरियल को 2 भागों में बांटा, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरीके से एक्सपेंस को 2 भागों में बांटा बांटा, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सारी बेसिक बातें ये तो समझ में आता है, पहले से पता है कि जितने भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं उनको जोड़कर बन जाता है प्राइम कॉस्ट। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाता है प्राइम कॉस्ट। इसी तरीके से जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बन जाता है ओवरहेड। तो अगर डायरेक्ट नेचर का खर्चा है उनका सम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उनका सम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ओवरहेड बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? नहीं। तो हमने देखा कि भाई एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट इंकर्ड की जाती है वो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें 3 टाइप की कॉस्ट मैं इंकर्ड करूंगा, एक है मटेरियल कॉस्ट, एक है लेबर कॉस्ट और एक है एक्सपेंसेस। अब मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस को 2 भागों में बांटा गया, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जितने भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं उनको सम करूंगा तो बन जाएगा प्राइम कॉस्ट, और जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं उनको जोड़ने पर क्या बन जाता है? ओवरहेड बन जाता है। तो यहां तक तो सर हमारा हो गया है पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक एक करके अब इनको डिटेल में समझेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, तो अब मेरा ये चैप्टर कब खत्म होगा? जब मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा जब मैं आपको बता दूंगा कि डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। Direct material are those material which can be identified in the product and can be conveniently measured and directly charged to the product। भाई हमने कहा कि डायरेक्ट मटेरियल, किसी भी चीज को, मटेरियल है मेरे पास, मटेरियल है, अब मैं उसको कब डायरेक्ट मटेरियल कहूंगा और कब इनडायरेक्ट मटेरियल कहूंगा। तो ये कहता है कि आप किसी भी मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल तब कहोगे जब 3 चीज उस मटेरियल के अंदर हो। पहला, आप उसको इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। दूसरा, आप उसको मेजर कर पा रहे हो। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस मटेरियल के खर्चे को आप डायरेक्टली चार्ज कर पा रहे हो किसी प्रोडक्ट पर। अब इन तीनों का मतलब समझते हैं। सर हमने एग्जांपल लिया था क्लास के अंदर जिसमें आपको कहा था कि देखिए है एक्चुअली में क्या, मिस्टर ए है, उसको एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले वो ये देखेगा
कि जब उसको एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। तो हमने क्लास में बात करी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि भाई सीमेंट लगेगा बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, ईंट लगेगी, रोड़ी लगेगी, रेता लगेगा और सरिया लगेगा। तो हमने और भी बहुत कुछ चीज़ लगती है। अब ये मोटा-मोटा हमने हिसाब ले लिया, एक्सेट्रा भी ले सकते हो यहाँ पर, एक्सेट्रा लिख लो आप। मैंने मोटा-मोटा हिसाब ले लिया है कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है जी, मैंने ये ले लिया। तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, लेट्स सपोज कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन एक प्रोडक्ट है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले आप ये पता लगाते हो कि कौन-कौन सा मटेरियल लगेगा। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? आइडेंटिफाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कि क्या-क्या मटेरियल लगेगा उस प्रोडक्ट पे। एग्जाम्पल मैंने लिया था क्लास के अंदर, याद हो तो आपको, पनीर का। तो अगर मुझे पनीर की सब्जी बनानी है तो पनीर की सब्जी में मेरा कौन कौन सा मटेरियल लगेगा बताओ, आइडेंटिफाई करो। सर मटर मटर लगेगा, पनीर लगेगा, नमक लगेगा, मसाले लगेंगे और गैस लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, है ना, अंधेरे में तो नहीं बनाओगे। और आपके कई सारे चीजें उसके अंदर लगता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब आप ये आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या मटेरियल लगेगा, तो उसको तो आइडेंटिफाई का। फिर आपने देखा कि भाई ये तो पता चल गया कि मैंने क्या क्या मटेरियल लगेगा, अब ये बताओ कि कितना लगेगा। तो जब आप ये पता लगाते हो कि कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, वो तो आइडेंटिफाई हुआ, और जो मटेरियल लगेगा वो कितना लगेगा, दैट्स कॉल्ड मेजर। उसको मेजर कहा जाता है। जैसे कि सीमेंट लगेंगे तो 250 कट्टे लग जाएंगे, ईंट लगेगी तो 2 लाख ईंटें लग जाएगी, 100 टन रोडी लग जाएगा, 50 टन रेता लग जाएगा, 100-200 टन आपके सरिया लग जाएगा। तो फिर हमने ये भी आइडेंटिफाई करने के बाद ये भी निकाला कि कितना लगेगा, ये मटेरियल लगेगा तो कितना लगेगा। अगर मुझे मटर पनीर की सब्जी बनानी है तो 100 रुपए का पनीर लगेगा, पनीर इज आइडेंटिफाइड। कितने का लगेगा? 100 रुपए का, दैट इज कॉल्ड मेजर, दैट इज कॉल्ड मेजर। एंड द लास्ट वन जिसे हम कहते हैं कि मान लीजिए मेरा सीमेंट जो लगा वो 5 लाख का लगा, ईंटें लगी 4 लाख की, इस तरीके से 3 लाख की लग गई, ये 2 लाख का लग गया और ये 1 लाख का लग गया। टोटल करा मैंने, हम देखा 5 4 9 10 और ये 15 लाख रुपए मेरे टोटल लग गए। तो मैं ये कहूंगा कि ये 15 लाख सिर्फ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए लगा, मैं ऐसा कहूंगा? या इस 15 लाख से मैंने एक से ज्यादा बिल्डिंगें बनाई? नहीं, ये 15 लाख से सिर्फ आपने यही बिल्डिंग बनाई है। तो मैं कहूंगा इस बिल्डिंग बनाने की मेरी, जो मैं कहूंगा ये 15 लाख रुपए ना टोटल सिर्फ ये एक बिल्डिंग बनाने की है। तो जब आप कोई प्रोडक्ट पे खर्चा करते हो और आप ये कह पाओ कि ये प्रोडक्ट की जितनी भी टोटल कॉस्ट है उससे सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, एक से ज्यादा नहीं बना। आप इसका खर्चा, मैं कहूंगा इसका जो खर्चा आएगा ना 15 लाख रुपए, ये मैं टोटल इसका खर्चा वो बोलूंगा भाई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे लगा। अब जिस पर्सन को भी मैं बिल्डिंग बेचूंगा उससे 15 लाख तो पूरे एक ही से रिकवर करूंगा। तो जब खर्चा सिंगल प्रोडक्ट पे बर्डन पड़ता है इज कॉल्ड डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट। तो ऐसा मटेरियल, अब मैं कहूंगा देखो ये मटेरियल मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, यस। ये मटेरियल मैंने मेजर कर लिया, यस। इस मटेरियल का टोटल खर्चा सिंगल प्रोडक्ट पे लग रहा है, यस। जब इस मटेरियल में ये तीनों चीजें कवर होती है दैट्स कॉल्ड मटेरियल, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। जब आप ये करो कि भाई आप ये कहो कि ये 15 लाख रुपए खर्च करते पर इससे मैंने 3 बिल्डिंगें बनाई, तो इसका बर्डन सिर्फ एक पे नहीं 3 पे जाएगा। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट एलोकेशन, एब्जॉर्प्शन। क्या कहा जाता है इसको? एप्रोप्रिएट एलोकेशन या एब्जॉर्प्शन। कि आप डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट नहीं कर रहे, एक प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर रहे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट पे खर्चे को बांट रहे हो। इसको कहते हैं क्या? एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो ऐसा मटेरियल जहां पर उस मटेरियल का खर्चा आप सिंगल प्रोडक्ट पे चार्ज करोगे दैट्स कॉल्ड डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट, तब वो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल बन जाएगा। और ऐसा मटेरियल का खर्चा जो आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट पे चार्ज कर रहे हो दैट्स कॉल्ड एप्रोप्रिएट, या आप कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन कह सकते हो, तो हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। तो फर्क यही है दोस्तों डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल में। यहां पर एक बार देख लेते हो, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा उसको हम आइडेंटिफाई कहते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद जब हम ये पता लगाते हैं कि कितने रुपए का मटेरियल लगेगा, या कितना रुपए का नहीं, कितना मटेरियल लगेगा, दैट्स कॉल्ड मेजर। और जब मटेरियल का खर्चा किसी एक प्रोडक्ट में पूरा चार्ज कर देते हैं उसको हम डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट कहते हैं। जब किसी भी मटेरियल में 3 चीजों की खासियत होती है ना दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल में डिफरेंसेस क्या है?
इनडायरेक्ट मटेरियल में डिफरेंस क्या है कि भाई इनडायरेक्ट मटेरियल रेफर टू दोज मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाई एंड मेजर। आइडेंटिफाई मेजर तो करते हो पर नॉट डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट पे उसका पूरा खर्चा चार्ज नहीं करते, जबकि क्या करते हो, अपोर्शन करते हो, एब्जॉर्ब करते हो। अब ये क्या होता है पोर्शन ऑफ एब्जॉर्ब? इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया था मटर पनीर का, जो मैंने क्लास के अंदर लिया था। आइए, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है। मैं जब भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, चाहे मैं वन शॉट करा रहा हूँ, चाहे मैं फास्ट ट्रैक करा रहा हूँ, चाहे मैं इसको रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, ये एग्जांपल होगा ही होगा, क्योंकि इस एग्जांपल से दिमाग खुल जाता है। एप्रोप्रिएट एलोकेशन, एब्जॉर्प्शन समझ में आ जाता है। बेसिकली इस एग्जांपल से ये वर्ड समझ में आता है, एब्जॉर्प्शन। मेरा एक होटल है, उस होटल में मैं सिर्फ मटर पनीर बनाता हूँ। मटर पनीर के लिए कौन कौन सा मटेरियल लगेगा? पनीर, मटर, मसाले, नमक, ऑयल, ऑनियन, टमाटो और गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे खर्चे लगेंगे, और भी लग सकते हैं। ये मैंने आइडेंटिफाई करा, ओके रिपोर्ट है, मेरा आइडेंटिफाई हो गया, पहला फीचर मैच हो गया। फिर मैंने देखा पनीर कितने का लगेगा, 100 रुपए का, 20 रुपए का, मसाले, ये मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, ये मैंने मेजर भी कर लिया। ओके रिपोर्ट है सर, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट वाली चीज बताइए कि ये मटेरियल डायरेक्ट है, ये सारा मटेरियल है या नहीं है? यस, ये सारा मटेरियल है। अब इसमें से हम पता लगाएंगे कि कौन सा डायरेक्ट मटेरियल और कौन सा इनडायरेक्ट मटेरियल। हमने देखा कि अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है हमारे होटल में और हमसे एक फुल मटर पनीर मांगता है, तो उसमें 100 रुपए का पूरा मटर पनीर लग जाएगा, उसमें 20 रुपए का मटर और मसाले लग जाएंगे 5 रुपए के। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उस कस्टमर से पूरे 100 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए सारे चार्ज करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई वो कस्टमर मेरे लिए, वो कस्टमर जो है ना, वो पूरा पनीर ले रहा है मेरे से, है ना। एक फुल पनीर में 100 रुपए का पनीर लगता है। अब वो पनीर मांग रहा है, मैंने उसमें 100 रुपए का पनीर डाला, तो मैं पूरे 100 रुपए चार्ज करूंगा ना उससे, डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट। एक ही से चार्ज कर रहे हो आप, एक प्रोडक्ट पे ही, एक फुल पनीर पे। पर सोचो दोस्तों, जो नमक है 30 रुपए का, वो एक बार मटर पनीर की सब्जी थोड़ी बनेगी, वो तो कई सारी मटर पनीर की सब्जी बनेगी। तो क्या 30 रुपए एक प्रोडक्ट से चार्ज कर लूं? अगर कोई कस्टमर मेरे से मटर पनीर खरीदने आया तो 30 रुपए पूरे चार्ज कर लूं? नहीं, इससे सर कई सारे मटर पनीर की सब्जी बनी होगी। इसी तरीके से ऑयल जो खरीदा होगा मैंने 5 लीटर का डब्बा, उससे भी कई सारे मटर पनीर की सब्जी बनी होगी। तो जब एक खर्चे, जो मैं खर्च कर रहा हूं, जो मटेरियल मैं खरीद रहा हूं, वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, इसको अपोर्शन कहते हैं। तो इस खर्चे, मतलब 30 रुपए की नमक की थैली खरीदी और उससे मैंने 100 बार मटर पनीर बनाया, तो 30 रुपए का खर्चा 100 बार मटर पनीर पे बांटूंगा। दैट्स कॉल्ड अपोर्शन, दैट्स कॉल्ड अपोर्शन। होप अब आपको समझ में आ गया। आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, ये डन है। जहां पर मटेरियल की कॉस्ट को एक सिंगल प्रोडक्ट पे चार्ज करोगे, डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट कहलाएगा, और वो हमारे लिए बन जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। वो पनीर हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल बन जाएगा। अब पनीर मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल है, मेरे लिए मटर मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल माना जाएगा, और मसाले मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल बन जाएगा। पर इसकी नमक, ऑयल, ऑनियन और टमाटो, ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट में खर्च हो रहा है, तो एक प्रोडक्ट पे इसका बर्डन डालूंगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डालूंगा, इसलिए वो इनडायरेक्ट मटेरियल बन जाएगा। बताइए सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? किसी को डाउट है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि हमने डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं, सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर की। तो सर, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर क्या कहते हैं? ये मैंने एक एग्जांपल दिया था अपोर्शन समझाने के लिए, वो समझ में आ गया है आपको। डायरेक्ट लेबर क्या होता है? कहानी वही है, जहां डायरेक्ट वहां आइडेंटिफाइड, मेजर और डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट। सर कहता है इट रेफर टू दैट लेबर विच कैन इजीली आइडेंटिफाई, मेजर डायरेक्टली चार्ज टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं, अब जॉब होगा, क्योंकि मटेरियल लगता है किसी प्रोडक्ट पर जो लेबर है वो प्रोडक्ट पे नहीं लगते, उनको बोलते हैं किसी जॉब, कोई काम किया, लेबर से काम करवाएंगे ना, लेबर को प्रोडक्ट थोड़ी बोलेंगे, लेबर से काम करवाएंगे। तो अमाउंट पेड टू लेबर आर नोन एज डायरेक्ट वेजेस। अब देखिए, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये एक ही चीज होती है। एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, ये तीनों एक ही चीज है। कहानी वही आ जाती है, कहानी वही आ जाती है कि देखिए सर, ऐसी लेबर कॉस्ट जिसको आप आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हो, मेजर भी कर पा रहे हो, और ये समझ में आ रहा है कि वो लेबर ना सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा था। अब मान लीजिए मैं किसी कंपनी का लेबर हूं और मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाता हूं, तो जो कंपनी मुझे पैसा पे करेगी, वो कंपनी उस प्रोडक्ट पे चार्ज करेगी। चार्ज करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कंपनी ने मुझे 5,000 रुपए दिए उस प्रोडक्ट को बनाने के। अब जब कंपनी उस प्रोडक्ट को आगे बेचेगी, तो मेरे जो पैसे दिए हुए थे ना कंपनी ने मुझे, वो पूरा कस्टमर से चार्ज कर लेगी 5,000 रुपए। मटेरियल का तो अलग चार्ज करेगी, लेबर के 5,000 अलग से चार्ज कर लेगी, क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहा था। मैं कारपेंटर हूँ, कारपेंटर, और मैंने ना एक पोडियम बनवाया। अब मेरा ना 3 दिन लग गए इस पोडियम को बनाने में, 3 दिन लग गए मेरे इस पोडियम को बनाने में।
तो इसका मतलब इस पोडियम को बनाने में 3 दिन लग गए, तो मेरी 1000 रुपए एक दिन की दिहाड़ी है, वेजिस है, तो 3 दिन के 3000 रुपए हो गए। अब जब मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा, मैं 3000 अपनी लेबर तो जरूर लूंगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट से, एक ही पोडियम से आप बेच रहे हो। और सोचो, अगर मैंने 5 दिन काम किया होता और उसमें मैंने 3 पोडियम बनाए होते, पोडियम मतलब समझ में आना, जिसपे मैंने ये रखा हुआ, जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ, 3 पोडियम बनाए होते, तो ऐसे में मैं अपनी 5000 रुपए की लेबर एक पोडियम को बेच कर नहीं निकालूंगा, 3 पोडियम बेचूंगा, उस पर डालूंगा 5 है, जिसको कहते हैं अपोर्शन करना। क्या कहना कहते हैं? अपोर्शन। उसी को इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। It refer to that labor which cannot be easily identified, measure, cannot be directly charged to the particular job. It can be apportioned to the product. समझ में आ गया? क्लियर हुआ यहाँ तक? बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। और जबकि हम डायरेक्ट लेबर वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर और से समझेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस को हम चार्जेबल एक्सपेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्जेबल एक्सपेंस। क्या होता है सर? डायरेक्ट एक्सपेंस रेफर टू दोज एक्सपेंस विच रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पर एक बात का ध्यान समझिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर मटेरियल और लेबर नहीं आता है। सर मटेरियल, अगर आपने मटेरियल खरीदा तो वो डायरेक्ट मटेरियल माना जाएगा, लेबर पे पैसा खर्च करा तो डायरेक्ट लेबर है। इनको छोड़कर अदर को ये खर्चा करा है और वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड करता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चा है दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेट करता है। एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं या कोई सर्विसेज दे रहा हूं, उससे वो रिलेट कर रहा है तो हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है। पर ध्यान रखना, डायरेक्ट एक्सपेंस आर द एक्सपेंस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अदर देन क्यों बोला? क्योंकि इनके लिए पर्टिकुलर हेड बनाया है कॉस्टिंग के। सर अकाउंट्स में आप क्या करते थे? अकाउंट्स के 2 ही खर्चे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो आप ट्रेडिंग में डाल देते हैं, इनडायरेक्ट होता है तो वो पीएनएल में आ जाता है। यहां पर खर्चे को एक में नहीं 3 भागों में बांटा गया है। डायरेक्ट मटेरियल अलग, लेबर अलग और खर्चा अलग, एक्सपेंस अलग। तो मटेरियल का खर्चा और लेबर में खर्चा वो अलग हेड में है, उसके अलावा कोई खर्चा होगा तो वो एक्सपेंस के अंदर। अब उसके बाइफरकेशन होगा, क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट है, उसको कैसे निकालूंगा? मैंने कोई खर्चा करा, मटेरियल खरीदा, क्या ये खर्चा है या नहीं है? हाँ जी ये खर्चा है, मटेरियल खरीदना एक खर्चा है। तो मैंने कोई खर्चा करा, मटेरियल खरीदा, मटेरियल खरीदना एक खर्चा है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा? नहीं, ये डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा क्योंकि उसके लिए सेपरेट हेड बना हुआ है। मैंने कोई खर्चा करा लेबर पे, मैंने लेबर को पेमेंट करी, वेजेस दी, ये भी तो मेरा खर्चा ही हुआ, ये भी तो मेरी जेब से गया, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं, क्योंकि मैंने उसके लिए अलग हेड बना रखा है लेबर का। डायरेक्ट लेबर में जाएगा वो या इनडायरेक्टली में जाएगा, जहां भी जाएगा लेबर में अलग हेड बना है। इन दोनों के अलावा कोई खर्चा करूंगा तो या तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या इनडायरेक्ट। अब कैसे पता चलेगा? अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड होगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, और अगर वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड है तो वो इनडायरेक्ट कराएगा। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल, जैसे कि आप जीएसटी पे करते हो, टैक्स पे करते हो, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। रॉयल्टी के बारे में मैंने आपको बताया था कि रॉयल्टी क्या होता है? एक तरीके का अमाउंट जो आप एक कंटेंट राइटर या ऑथर को देते हो हर उसके बुक। इसका एग्जाम्पल दिया था, लेट सपोज कि मैंने एक बुक बनाई है कॉस्ट अकाउंटिंग की, बहुत प्यारी बुक है। अब मैं किसी पब्लिशर के पास गया जो मेरी बुक को प्रिंट करेगा लार्ज क्वांटिटी में और उसको बेचेगा सर। कहाँ बेचेगा? अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाकर बेच देगा। अब मैंने उससे कहा कि देखो भाई, मैं तो पब्लिश नहीं कर सकता, मैं तो प्रिंटिंग नहीं कर सकता, मैं पब्लिक, आपके पास पूरा वो है, पब्लिशर हो आप, पब्लिशर का काम ही होता है प्रिंट कराकर बेचना, उनका काम ये होता है। मैं एक ऑथर हूँ, कहता हूँ कि भाई हर बुक बिकने पर मेरे को 100 रुपए दे देना। अब उसको आप 500 की बेचो, 1000 की बेचो, आपका है। एक बुक बिकेगी तो 100 रुपए मुझे दे देना, दैट्स कॉल्ड रॉयल्टी। तो वो रॉयल्टी है। तो रॉयल्टी मैं कमा रहा हूं, तो उस कंपनी के लिए, पब्लिशर के लिए क्या है? वो खर्चा। तो कौन सा खर्चा माना जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। तो सेल पर रॉयल्टी मिल सकती है और प्रोडक्शन पे भी रॉयल्टी मिल। तो रॉयल्टी के दोस्तों 2 पार्ट होते हैं, रॉयल्टी सेल पे भी मिल सकती है और प्रोडक्शन पे भी मिल सकती है। सेल पे क्या मतलब है? जैसी पब्लिशर हर बुक बेचेगा, जितनी बुक बिकेगी उतने पे पब्लिशर को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, ऑथर को, जो डिसाइड होगा उनके बीच में रेट। अब मैंने कहा देखो, बेचने से मतलब नहीं, आप बुक बनते ही मुझे दो, प्रोडक्शन। जैसे ही आप बुक का प्रोडक्शन करोगे वैसे ही मुझे 100 रुपए दो, अब वो बिके या ना बिके। तो रॉयल्टी जो भी पेमेंट होती है, रॉयल्टी की पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो ही तो खर्चा है, अगर आपको मिल रही है तो थोड़ी तो कॉस्ट है, वो तो इनकम बन गई। यहां पर क्या रहे? कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो मतलब रॉयल्टी का जो खर्चा होगा दोस्तों, वो आपके लिए क्या माना जाएगा? कॉस्ट तभी मानी जाएगी जब आप पे कर रहे हो रॉयल्टी, चाहे वो सेल पे दे रहे हो चाहे वो प्रोडक्शन पे दे, वो आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। किसी भी टाइप का सुपरविजन फीस, अगर आप कोई सुपरवाइजर रखा हुआ है, उसको आप कोई फी कर रहे हो कि सुपरवाइज करो हमारे वर्करों को, लेबर को, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। भाई कोई आइटम डिफेक्टिव हो गया,
मैं बल्ब बनाता हूँ, बल्ब, एक होता है बल्ब, बल्ब, एक होता है बल्ब। कई बार मुँह से बल्ब की जगह बल्ब निकल जाता है। ऐसी इसी तरीके से जब कोई स्टूडेंट वो करता है ना, क्या कहते हैं, एबीसीडी नहीं करता, तो एक आता है एबीसीडी, फिर लास्ट में आता है क्यू। तो कोई कोई स्टूडेंट उसको क्यू बोल देता है, क्यू, फ्लो फ्लो में, क्यू की जगह क्यू। इसी तरीके से वो नहीं होता पारक, जबकि वो पार्क होता है, कई लोग इसे कहते हैं पारक। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अगर कोई बल्ब बना रहे हैं और बल्ब बनाते बनाते कोई आइटम डिफेक्टिव हो गया, अब मुझे पता है यार ये डिफेक्टिव आइटम रेक्टिफाई हो सकता है, मैंने बल्ब बना दिया, सब कुछ हो गया, बाद में पता अरे यार ये तो डिफेक्टिव हो गया। अब मुझे लग रहा है कि यार ये डिफेक्टिव आइटम्स को ना रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब उस डिफेक्टिव आइटम को रेक्टिफाई करने के लिए मेरी कॉस्ट आ गई। तो अगर कोई डिफेक्टिव आइटम है, उसको आप रेक्टिफाई कर रहे हो, उस पे जो कॉस्ट इनकर्ड होगी, जो खर्चा होगा, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। अब आप किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रोडक्ट को बनाने से पहले आपने एक्सपेरिमेंट करा कि भैया देखो, भाई पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, आप बोल रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट, मेरे पास एक ऐसा कपड़ा है जो गीला ही नहीं हो सकता, आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा। तो जो एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट आती है आपके प्रोडक्ट बनाने से पहले, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गया भाई? वो खर्चा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं हो। इसमें मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर हटा दो, उसके अलावा कोई खर्चा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेट नहीं करता है, डायरेक्टली रिलेटेड, इट रेफर टू दोस व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। क्यों अदर देन? क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर का अलग हेड बना रखे हैं हमने, इसलिए उनको छोड़कर बाकी कोई भी खर्चा जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं करता, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं करता तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। जैसे कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करवाया, चेक करवाया, तो उसके लिए जो ऑडिट फीस दी वो आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आपने अपने ऑफिस का रेंट पे करा, आपने सैलरी दी ऑफिस वालों को, आपने लीगल एक्सपेंस पे करे, कोई कंपनी रजिस्टर कराई है उसके लिए आपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए लीगल एक्सपेंस पे करे, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? सर सुपरविजन फीस इनडायरेक्ट लेबर नहीं है, सुपरविजन फीस इनडायरेक्ट लेबर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग वाला है। कंपनी के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है फैक्ट्री, एक होता है ऑफिस। अगर आप सुपरवाइजर को सैलरी दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं ऑफिस के अंदर, वो इनडायरेक्ट नेचर का है। पर अगर वर्करों को, अगर आप जो फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं उसके लिए सुपरविजन रखा है, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। और हम बेटर एग्जांपल और अच्छे समझेंगे जब आपको डायरेक्ट एक्सपेंस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है जी। तो यहां पर हमने क्या क्या करा? अब देखो हमने क्या करा है। तो हमने दोस्तों अभी तक क्या क्या कर दिया? सबसे पहले हमने देखा कि भाई कॉस्ट किसे कहते हैं, हाँ जी समझ में आ गया, कॉस्ट किसे कहते हैं। फिर हम देखा कॉस्टिंग किसे कहते हैं, वो क्लियर हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर हो गया, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट खत्म। सर 3 से 4 क्लास लगती है इसको खत्म कराने के, मैंने आपको सिर्फ 45 मिनट के अंदर पूरा का पूरा खत्म करवा दिया। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास। अगला पार्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी की वजह से ही आप अपना जो बेसिक पार्ट है वो और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। चलिए, तो भाई अब हमारा पॉइंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमें ये सिखाएगा कि आगे किस तरीके से प्रैक्टिकल पार्ट होने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बहुत ही प्यारा टॉपिक, और मैंने यहाँ पर ज़्यादातर सारे क्लासिफिकेशन खत्म कर दिए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है वो और कर लेते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फास्ट ट्रैक बैच की जो क्लास रहेगी वो 45 मिनट से 1 घंटे की रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी कभी भी, या तो 45 मिनट की है या 1 घंटे की है। अब लेक्चर बढ़ना है बढ़ने दो, कोई बात नहीं, पर हम इतना ही रखेंगे, ठीक है ना? लेक्चर से मतलब नहीं है, आर से मतलब होना चाहिए आपको। तो आज हम, मेरे हिसाब से मैं इसको 3 क्लास में खत्म करा दूंगा, मतलब 3 घंटे में हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को क्लासीफाई करा हुआ है, 11 तरीकों से टोटल क्लासीफाई करा है। पहला, नेचर और एलिमेंट के हिसाब से क्लासीफाई करा है। एक चीज़ बता दूं, कई सारे अलग अलग ऑथर्स की बुक्स में कम ज़्यादा दिखेंगे,
भाई कहीं पर मैंने 11 तरीकों से बांटा हुआ है तो कहीं पर 8 तरीकों से बांटा होगा, कहीं पर 9 तरीके से बांटा होगा। भाई मैंने सारे कंसीडर कर लिए क्योंकि सिखाना तो मुझे याद नहीं, तो आगे वाले चैप्टर में है, तो मैंने 11 तरीकों से सारे के सारे कंसीडर कर लिए। अब आपकी बुक में हो या ना हो बस सीख लो, क्योंकि अभी नहीं है तो आगे जाकर आएगा। मुझे पता है, मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा के बैठा हूँ बच्चों को। तो अभी नहीं आएगा, अभी आपको दिख रहा होगा यार अरे ये तो हमारी बुक में है ही नहीं, पहले चैप्टर में तो ये है नहीं, ये वाला कौन सा क्लासिफिकेशन करा दी सर ने। कोई बात नहीं, आगे आएगा, देख लेना आप। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि एलिमेंट और नेचर के हिसाब से क्या मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, अभी अभी यही तो पढ़ा रहा था मैं आपको। सर मैं आपको पहला ही क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था, जिसमें हम जानते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 टाइप के एलिमेंट लगते हैं, मटेरियल, लेबर और खर्चा। जिसको हमने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, सब में समझा। ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इस तरीके से ऐसे बाकी फंक्शन के हिसाब से डिग्री ऑफ ट्रेसिबिलिटी टू प्रोडक्ट, इसमें सर एक्टिविटी ऑफ वॉल्यूम, जो हमारा ये 4th पॉइंट है, इस पे हमारा क्या प्रैक्टिकल पार्ट भी है, इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे। फिर कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मलिटी, रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड बाय टाइम अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। एंड इस तरीके से 10वां और 11वां आपके पास आ जाता है एसोसिएशन विद प्रोडक्ट और मार्जिनल मैनेजीरियल डिसीजन, मार्जिनल नहीं मैनेजीरियल डिसीजन। तो ये सर हमारे पास 11 क्लासिफिकेशन है, और जैसे ही हम ये पढ़ लेंगे हमारा ये पहला चैप्टर पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि मैं इसको 2 पार्ट में कराऊंगा। पहला पार्ट ये होगा कि वो थ्योरी पार्ट जो हमारे प्रैक्टिकल पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना बेसिक आपको पता होना चाहिए कॉस्ट के अंदर। और दूसरा पार्ट जो प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में आएगा, तो वो हम लास्ट में करेंगे। पर अभी हम थोड़ी छोटी 2-3 चीजें कर लेते हैं जो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स है जो आपको समझना होगा। जैसे कि आपने जब पहली बार अकाउंटिंग पढ़ा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था, तो आपने टर्म सीखी थी। तो उसी तरीके से पहली टर्म आ जाती है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक तरीके का टेक्निकल नेम है। अगर मैं कहूंगा किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य क्या है? उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालना। तो मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो भाई जब मैं किसी की प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहा हूं, तो मेरे लिए मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया ना, क्योंकि उसकी कॉस्ट निकाल, जिसकी हम कॉस्ट निकाल रहे हैं वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। अगर मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, मैं सिर्फ सर्विसेज देता हूं, तो अगर मैं सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सर्विस। तो ये चेक करो कि किस चीज की आप कॉस्ट निकाल रहे हो। प्रोडक्ट की निकाल रहे हो तो प्रोडक्ट आपके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो, सर्विस की निकाल रहे हो तो सर्विस आपके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कई बार कंपनी के अंदर एक प्रोडक्ट के नहीं, एक प्रोजेक्ट आ जाता है। कंपनी को नए नए प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, तो कंपनी ने कहा कि हमारे को आज नया प्रोजेक्ट मिला है, तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करो। तो अब मैं जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट की कर रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। कई बार कंपनी कहती है कि डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट को कैलकुलेट करो, निकालो। तो अब मैं डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जिस चीज की मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ वो मेरा उद्देश्य है ना, वो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, उस चीज को कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली टेक्निकल टर्म है। मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसी सर्विस की निकालो तो सर्विस कॉस्ट ऑब्जेक्ट, किसी प्रोजेक्ट या डिपार्टमेंट के निकालो तो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन गया। कॉस्ट ऑब्जेक्ट को फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक ब्रॉडर लेवल, एक है लोवेस्ट लेवल। ब्रॉडर लेवल में कहेंगे तो कॉस्ट सेंटर, और लोवेस्ट लेवल में कहेंगे तो कॉस्ट यूनिट। तो इसके फर्दर 2 पार्ट और निकले। पहला, भाई कॉस्ट सेंटर क्या होता है? जैसे कि हमने बात करी थी कि जैसे किसी गाड़ी के सर्विस सेंटर होता है ना, वहां पर क्या होता है? आप किसी गाड़ी के सर्विस सेंटर पे गए हो? हाँ भाई, किसी गाड़ी के सर्विस सेंटर पे जाओगे तो आपको वहां पर 2 चीजें दिखाई देगी, लोग और उनके लोगों के टूल्स जिससे वो सर्विस करते हैं। यही चीज है। लोग दिखते हैं किसी भी सर्विस सेंटर में, ग्रुप ऑफ अ पर्सन दिखते हैं, पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ। छोटे सर्विस सेंटर में जाओगे तो एक, जैसे गली गली में बाइक की दुकान नहीं होती, गली के बाहर निकलो तो बाइक की दुकानें आ जाती है, वहां पर एक ही बंदा काम कर रहा होता है। तो जहां पर एक बंदा काम कर रहा है या एक से ज्यादा बंदा काम कर रहा है, वो आपके पास कॉस्ट सेंटर बन जाएगा, क्योंकि वो सर्विस सेंटर है, क्योंकि किसी चीज का वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, किस चीज का वो सर्विसिंग कर रहा है, एक सेंटर जिस चीज की हम सर्विस करते हैं। तो अगर किसी ऐसी प्लेस, कॉस्ट सेंटर कोई नहीं, जगह है। कॉस्ट सेंटर क्या है? जगह है बस। जिस जगह पर लोग, एक लोग काम कर रहा है, एक पर्सन काम कर रहा है, या एक से ज्यादा पर्सन काम कर रहा है, उस जगह को पर्सनल कॉस्ट सेंटर कहा जाएगा। तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर क्या है? ऐसी जगह, जगह को बोला है कॉस्ट सेंटर, ठीक है ना, ना तो पर्सन को बोला, ना को ग्रुप ऑफ पर्सन को, सिर्फ प्लेस को बोला है, लोकेशन को बोला है। मान लीजिए दिल्ली के अंदर एक जगह है
जहां पर एक पर्सन या ग्रुप ऑफ अ पर्सन काम कर रहे हैं, तो सर वो पर्सनल कॉस्ट सेंटर बन जाएगा। और मान लीजिए ऐसी जगह जहां पर आपके पास इक्विपमेंट रखे हुए हैं या ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट रखे हुए हैं, उसको इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर कहेंगे, क्योंकि पर्सन थोड़ी है वहां पर, तो वहां तो इक्विपमेंट रखा हुआ और ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट रखा हुआ। तो ऐसी जगह पर जहां पर एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन काम कर रहा हो, तो वो पर्सनल कॉस्ट सेंटर बन जाएगा। और ऐसी जगह जहां पर इक्विपमेंट्स रखे हुए हो या फिर बहुत सारे इक्विपमेंट रखे हुए, ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट रखा हो, तो ऐसी जगह पर इम्पर्सनल, उस जगह को इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर कहा जाएगा। होप अब आपको कॉस्ट सेंटर क्लियर हो गया है। तो कॉस्ट सेंटर के बारे में क्या लिखवाया मैंने, जहां पर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन काम कर रहे हो, वो जगह क्या बन जाएगी, पर्सनल कॉस्ट सेंटर है। ऐसी लोकेशन जहां पर इक्विपमेंट या फिर ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट रखे हुए हो, तो उसको इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर कहेंगे। समझ में आया? चलो, एंड द लास्ट वन, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहेंगे कॉस्ट यूनिट। भाई ऐसी चीज जिसके बेस पर आप कॉस्ट निकालते हो। मान लीजिए आपकी एक पिज्जा की दुकान है, तो अब आप मुझे बताओ, एक पिज्जा की कॉस्ट निकालोगे या दो पिज्जा बेचोगे आप, दो की इकट्ठा निकालोगे? एक पिज्जा की कॉस्ट निकालोगे या दो पिज्जा की? सर एक की। जब कोई कस्टमर हमारे पास पिज्जा खरीदना आएगा, तो हम एक पिज्जा खरीदना आएगा तो एक पिज्जा की कॉस्ट बता देंगे, दो खरीदना आएगा तो दो से मल्टीप्लाई करके दो की निकाल देंगे। तो इसी तरीके से जो भी आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, वो एक बेस लेकर करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल, ये एक बेस होता है जिसकी हेल्प से हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट यूनिट क्या है, ये एक बेस है, बेस जिसकी हेल्प से हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करते हो, तो होटल इंडस्ट्री में किसी कस्टमर अगर आपके पास रूम लेने आता है, तो आप कैसे उससे पैसे चार्ज करोगे? तो आप कहोगे कितने रूम चाहिए भैया? उसने कहा एक चाहिए। अच्छा, कितने जने रहने वाले हैं? उसने कहा दो जने। उसने कहा भैया देखो, एक जने के 600 रुपए, दो जने के 200 रुपए, 1200 रुपए। तो पर पर्सन पर रूम के हिसाब से मैं चार्ज करूंगा। अगर एक पर्सन एक रूम लेगा तो 600 रुपए चार्ज करूंगा, और अगर दो पर्सन दो रूम लेगा तो 1200 रुपए। इसी तरीके से अगर दो पर्सन एक रूम में रखता है तो 1000 रुपए चार्ज करूंगा। तो पर पर्सन पर रूम के बेसिस पर कॉस्ट चार्ज की जा रही है कस्टमर से। दैट बेसिस इज नॉन एज कॉस्ट यूनिट। जैसे कि वायर, वायर खरीदने जाओगे, कपड़े खरीदने जाते हो, सिलवाए हुए कपड़े तो कैसे मिलते हैं? मीटर के बेसिस पर। 1 मीटर कपड़ा लोगे तो भैया 100 रुपए का पड़ेगा, 2 मीटर कपड़ा लोगे तो 200 का पड़ेगा। तो उसने आपको जो कॉस्ट बताई वो किसके बेसिस बताई? मीटर के बेसिस पर। तो नंबर ऑफ मीटर इज अ बेसिस ऑफ कॉस्ट यूनिट कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कॉस्ट यूनिट। अगर आप वायर या फिर कोई कपड़ा ले रहे हैं, जैसे कि सीमेंट, सीमेंट आप कैसे बेचते हो, कैसे खरीदते हो? नंबर ऑफ बैग। तो जब सीमेंट बेचने वाली इंडस्ट्री वो क्या कहेगी, भैया हम तो एक बैग की कॉस्ट बताएंगे आप। दैट्स नंबर ऑफ बैग इज अ कॉस्ट यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी कैसे आपकी कॉस्ट आती है? यूनिट के बेसिस पर, किलोवाट के बेसिस, कितने किलोवाट की बिजली इसने खर्च करी, कितनी यूनिट आ रही है इसकी, उसके बेसिस पर आपसे कॉस्ट चार्ज की जाती है। तो जिस बेसिस पर कॉस्ट निकाली और चार्ज की जाती है कस्टमर से, उसको कॉस्ट यूनिट कहेंगे। बताइए बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर हुआ? एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। आज हम यहाँ पर यही वाली क्लास खत्म करेंगे, और आज की क्लास के अंदर हमने काफी चीजें सीखी। हमने कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है, एंड कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर, ये सारी चीजें आज हमने रिवाइज कर ली है अच्छे से। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट समझेंगे। उसको हम 2 क्लास में कवर करेंगे और 3 क्लास में ये पार्ट 1 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, जैसे कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।